अब देखते हैं दोस्तों बेरोजगारी। बेरोजगारी तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं तो देखिए, बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को, जब कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, कार्य नहीं मिलता है। तो ध्यान से समझ लो, आपकी बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को, कोई व्यक्ति यदि कार्य करना चाहता है लेकिन फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा है, तो यह परिस्थिति बेरोजगारी कहलाती है। यह परिस्थिति बेरोजगारी कहलाती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो अथवा, या तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं या फिर इसकी अन्य परिभाषा हो सकती है बेरोजगारी की, जब प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को, जब प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को कार्य नहीं मिल पाता है या रोजगार नहीं मिल पाता है, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बेरोजगारी से होने वाली हानियां, यानी कि बेरोजगारी से कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो देखिए, बेरोजगारी से होने वाली हानियां, तो देखिए बेरोजगारी से कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो सबसे पहली हानि होती है कुशलता में कमी, कुशलता में कमी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कुशलता में कमी, मानसिक अवसाद से ग्रस्त, मानसिक अवसाद से ग्रस्त। कहने का अर्थ ये हुआ कि बेरोजगारी से होने वाली जो सबसे प्रमुख हानि है, उनमें सबसे पहली हानि है कि इससे कुशलता में कमी आती है। इससे कुशलता में कमी आती है और कुशलता में कमी के साथ साथ ही वह व्यक्ति मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाता है और बेरोजगारी से व्यक्ति अकुशल व असामाजिक हो जाता है, असामाजिक हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बेरोजगारी से होने वाली हानियां लिखो, तो इसमें हम लिखेंगे इससे कुशलता में कमी आती है, इससे जो व्यक्ति है वह मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाता है और वह अकुशल, यानी कि वह अकुशल तथा असामाजिक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं श्रम शक्ति। श्रम शक्ति क्या होती है, जो चालू आर्थिक क्रियाओं में, चालू आर्थिक क्रियाओं में, चालू आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं, चालू आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में आवश्यक श्रम उपलब्ध करवाती है, उपलब्ध करवाती है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए।
श्रम शक्ति क्या होती है? जो चालू आर्थिक क्रियाओं में, चालू आर्थिक क्रिया का अर्थ ये होता है कि जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उस वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जो श्रम उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है? श्रम। यानी कि श्रम शक्ति में हम बेरोजगार व रोजगारशुदा दोनों को शामिल करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो बेरोजगार व्यक्ति है या रोजगारशुदा व्यक्ति है, दोनों ही क्या कर सकते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपना श्रम उपलब्ध करवा सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है कार्य शक्ति। कार्य शक्ति क्या होती है? श्रम शक्ति का वह भाग, श्रम शक्ति का वह भाग जो कार्य में संलग्न है, कार्य में संलग्न है, और इसमें कार्य शक्ति में सिर्फ रोजगारशुदाओं को ही, और इसमें सिर्फ रोजगारशुदाओं को ही शामिल किया जाता है। इसमें सिर्फ रोजगारशुदाओं को ही शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बेरोजगारी के अनुमान। बेरोजगारी के अनुमान किसके द्वारा लगाए जाते हैं? NSSO द्वारा। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, और जनरली ये हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि बेरोजगारी के आंकड़े जुटाने का काम है, बेरोजगारी के अनुमान लगाने का कार्य कौन करता है? तो NSSO करता है। कौन करता है दोस्तों? NSSO, जिसकी फुल फॉर्म होगी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। 2011-12 के 68वें दौर में, यानी कि 2011-12 के 68वें दौर में श्रम शक्ति 395 व कार्य शक्ति 386 है। देखिए दोस्तों, 2011-12 में 68वें दौर में, 68वें दौर का मतलब यह है कि 2011-12 में 68वां दौर चलाया गया, जिसमें श्रम शक्ति तो थी 395 और जो कार्य शक्ति थी वो थी 386। जैसा अभी अभी हमने देखा कि जो श्रम शक्ति और कार्य शक्ति क्या होता है, कि श्रम शक्ति तो वह होता है जो कि चालू आर्थिक क्रियाओं में वस्तुओं की, यानी वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में जो श्रम उपलब्ध कराते हैं उन्हें श्रम शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से हमने कार्य शक्ति के बारे में जाना कि कार्य शक्ति किसे कहते हैं? श्रम शक्ति का वह भाग जो कार्य में संलग्न है उसे कार्य शक्ति कहते हैं, उसे कार्य शक्ति कहते हैं। अबे दोस्तों, बेरोजगारी के प्रकार, हमारा जो इसमें हम पढ़ेंगे कि बेरोजगारी के प्रकार, यानी कि बेरोजगारी किस किस प्रकार की होती है। तो बेरोजगारी के प्रकार में सबसे पहली आती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? कि कुछ व्यवसाय मौसम आधारित होते हैं, कुछ व्यवसाय मौसम आधारित होते हैं, और जब कभी भी मौसम प्रतिकूल होता है, जब कभी भी मौसम प्रतिकूल होता है तो ऐसी स्थिति में उन व्यवसायों से जुड़े हुए व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं, जिसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये मौसमी बेरोजगारी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? कुछ व्यवसाय
मौसम आधारित, कुछ व्यवसाय कैसे होते हैं, मौसम आधारित होते हैं। कुछ व्यवसाय मौसम आधारित जब कभी मौसम प्रतिकूल होता है तो उससे जुड़े व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। और देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मौसमी जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारा जो अगला प्रकार है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। देखो दोस्तों, ये क्या होती है संरचनात्मक बेरोजगारी? जैसे जैसे देश विकास करता है वैसे वैसे देश की संरचना यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन होता है। जैसे मान के चलो, हमारा भारत देश तीव्र गति से यदि विकास करने लगे और यदि कृषि क्षेत्र में यदि लोगों को सर्वाधिक रोजगार मिलने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं वो पीछे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो अन्य क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए लोग क्या रह जाते हैं? बेरोजगार रह जाते हैं, जिसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे देश विकास करता है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन होने लगता है। जब अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में जो अन्य क्षेत्रों के लोग यानी कि किसी क्षेत्र में मांग अधिक होती है तो किसी क्षेत्र में मांग कम होती है। यानी कि जैसे कि वर्तमान में जैसे चिकित्सा क्षेत्र का क्रेज है तो चिकित्सा क्षेत्र में तो लोगों को अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अवसर कम प्राप्त होंगे। इसलिए अन्य क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। देखिए अब संरचनात्मक बेरोजगारी विकास के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन अतः किसी क्षेत्र में मांग कम तो किसी में अधिक अतः कम मांग वाले क्षेत्रों में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद आती है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। इससे अगली कौन सी बेरोजगारी है? प्रच्छन्न अथवा छिपी बेरोजगारी। ये क्या होती है प्रच्छन्न एवं छिपी बेरोजगारी? कि यह बेरोजगारी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जो बेरोजगारी का प्रकार है यह सामान्यतः दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी खेत पर
परिवार के सभी सदस्य काम में लगे होते हैं। उनमें से हम यदि मान के चलो एक खेत में 5 आदमी काम कर रहे हैं, और यदि हमने किन्हीं लोगों को हटाने से, जैसे हमने 2 आदमियों को हटा दिया जो कि अतिरिक्त लगे हुए हैं उसमें, और यदि उनके होने या नहीं होने से फसलों पर या खेतों में जो उत्पादन हो रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो जो बचे हुए व्यक्ति हैं वह छिपे हुए बेरोजगार कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किन्हीं लोगों को हटाने से यदि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह छिपे हुए बेरोजगार कहलाते हैं, और इस प्रकार की स्थिति को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो देखिए, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी खेत पर लगे लोगों को हटाने से यदि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो हटाए गए वह व्यक्ति छिपे बेरोजगार कहलाते हैं, छिपे बेरोजगार कहलाते हैं। इन्हें कौन से बेरोजगार कहेंगे? हम छिपे बेरोजगार कहलाते हैं, और ऐसी स्थिति को ही हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी स्थिति को ही हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेरोजगारी के कारण में हमारा सबसे पहला पॉइंट है रोजगार परक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव। यानी हमारे भारत देश में अधिकांशतः जो युवा हैं उनके पास ना तो रोजगार परक शिक्षा है और ना ही उनके पास प्रशिक्षण है। इसके कारण अधिकांश जो युवा हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रोजगार परक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव। दूसरा पॉइंट आता है बढ़ती जनसंख्या तथा श्रम शक्ति। बढ़ती जनसंख्या तथा श्रम शक्ति का अर्थ ये है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, और तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने के कारण श्रम शक्ति यानी कि काम करने वाले लोगों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जब दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है तो दिनों दिन संख्या के बढ़ने के कारण सामान्यतः बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके बाद आता है तीसरा, अनुपयुक्त तकनीक। कहने का अर्थ यह है कि भारत देश में जो सामान्यतः मशीनों का या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके कारण क्या होता है कि श्रम की कम आवश्यकता होती है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां पर युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, या युवाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण यह तकनीक भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात यहां पर मानव श्रम शक्ति को प्रधानता दी जानी चाहिए। इसके बाद आता है चौथा, कृषि का पिछड़ापन। हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था सामान्यतः कृषि प्रधान रही है, और कृषि प्रधान रहने के साथ ही भारत देश में अभी भी कृषि का पिछड़ापन है। अर्थात उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और उत्पादन धीरे धीरे कम होने के कारण हम सर्वाधिक लोगों को नियोजित नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि सर्वाधिक लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद आता है दोस्तों निवारण के उपाय। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों व स्वरोजगार कार्यक्रमों में उचित समन्वय बनाए रखना। इसका अर्थ यह है कि सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या स्वरोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें उचित समन्वय हो, तथा साथ ही सभी युवाओं को इसका लाभ मिल सके। इसके बाद आता है उद्योगों की वृद्धि दर को तेज करना। अर्थात सरकार की ये एक अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह उद्योगों की विकास दर को तीव्र करे, जिससे से ज्यादा लोगों को नियोजित किया जा सके। और तीसरा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम को गति प्रदान करना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का अर्थ यह है कि भारत का उत्पाद
भारत में ही बनेगा और भारत में ही बिकेगा। इसका अर्थ है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वाधिक लोगों को नियोजित किया जा सकता है और देश को एक सशक्त बनाया जा सकता है और बेरोजगारी जैसी समस्या से निजात पाई जा सकती है।